तबले जंग बच चुका है। ये सियासी जंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान, हुकूमत के साथ पाकिस्तान की मुक्तदरा के दरमियान भी। इस वक्त अगर देखा जाए तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी साहब की आज मुलाकात फिर नहीं हो सकी। आज भी उन्होंने कोशिश की इमरान खान साहब से मिलने के, और वहाँ जब वो गए तो उनका एक आर्गूमेंट भी हुआ वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों के साथ, पुलिस के साथ। पर प्रॉब्लम ये है कि इससे मामला जाएगा कहाँ। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि अगर आज मुलाकात न होने दी गई तो आज रात हर चौक डी चौक होगा और आज रात 10 बजे एहतजाज किया जाएगा। ये हो पाएगा या नहीं, ये मुमकिन है या नहीं, ये सवाल तो है। लेकिन 27 सितंबर के हवाले से जो सुहेल आफरीदी साहब का कल का मजमा था वो काफ़ी इंस्पायरिंग था, काफ़ी बड़ा वहाँ पर इकट्ठ उन्होंने किया। लोग मोटिवेटेड थे, चार्ज थे, और उन्होंने लोगों को बताया कि जो रिहाई फोर्स है उसमें 5,30,000 लोग ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं, और तकरीबन ज़्यादा जो मिकदार है, लोगों की तादाद है, वो पंजाब से उसमें शमूलियत इख्तियार की है। क्या ये लोग जितने रजिस्टर हुए हैं ये उसी तरह आ जाएंगे? उन्होंने कहा है 20 लाख लोग आएंगे। वफाकी हुकूमत टस से मस होती भी अभी तक तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन कुछ वफाकी वज़रा ये कहते हैं हाँ जी बातचीत होनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ओवरऑल माहौल देखें तो हुकूमत के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। अगर आप ये देखें तो गुड्स ट्रांसपोर्ट की 6 दिन से हड़ताल जारी है। शहरों में फलों और सब्जियों की तरसील नहीं हो रही। 25 सितंबर को पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ये कह रहा है कि जी हम मिलियन मार्च करेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की 15 अगस्त से मुल्क भर की पेट्रोल पंप्स बंद करने की धमकी सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 27 सितंबर को एहतजाज के लिए तैयारी कर रही है, जबकि जमात इस्लामी ने 16 अगस्त की मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। क्या ये महाज ऐसा है जिससे हुकूमत खाइफ हो, हुकूमत को कोई चैलेंज हो, या बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा? यही आम मामला है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ जनाब बैरिस्टर मलिक साहब। बैरिस्टर अकील मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। जनाब शौकत पराजा साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान के सीनियर एंकर पर्सन हैं, बहुत शुक्रिया जनाब शौकत पराजा साहब, आपका भी आपने वक्त दिया। जनाब शफीउल्लाह जान साहब सूबाई वज़ीर इत्तलात हमें कुछ देर में ज्वाइन कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे जल्दी उनसे रब्ता हो जाए। इस वक्त अकील मलिक साहब जो सेंटिमेंट है वो आपने देख लिया, बड़ा चार्ज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्राउड। तो आप कहीं अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या सुहेल आफरीदी साहब को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मनीब साहब। मनीब साहब बिल्कुल भी क्राउड चार्ज नहीं है, और मेरे ख्याल से एक नाकाम कोशिश की गई। कल का जो तमाम तर मामला था एक इवेंट करने के हवाले से, फिर वहाँ पे एक गैदरिंग शो करने के हवाले से, तो वहाँ पे कोई खिताब तो नहीं किया या कोई बातचीत उस तरह तो नहीं की, लेकिन वो सारे जो कारकुनान इकट्ठे किए हुए थे, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, तो बस सड़क पे या रोड पे उन्होंने उनके सर की मालिश करना शुरू कर दी थी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। अच्छा। और आज भी जो जाके ऑप्टिक्स अडयाला के बाहर किए गए वो सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक, सोशल मीडिया की कंजम्पशन के लिए अपने कारकुनान या अपने जो उनके थोड़े चंद जो सपोर्टर्स वोटर्स रह चुके हैं उनको माइल करने के लिए था कि किसी तरह जो है ये तमाम तर मामला जो है इसको आगे बढ़ाएं और इसको आगे लेके चलें और हमारे एहतजाज में शामिल हों। सिर्फ और सिर्फ जो फिलबदी जो नाम आए इनको उससे कॉपियां रजिस्टर इन्होंने जो है भरने की कोशिश की है, वो काली करने की कोशिश की है। अच्छा उसके अलावा और कुछ भी जरूरत नहीं थी करने की। और जो कह रहे हैं 4 लाख, मैं कहता हूं कि 4 लाख छोड़ें, आप उसका 1/3% भी अगर ले आए तो बहुत बड़ी बात होगी। ऐसा हो नहीं सकता। तो सर आपको 20 लाख नहीं, आपको 20 लाख नहीं लगता कि 20 लाख लोगों में से 10% भी नहीं आएगा 20 लाख का आपके नजदीक? देखिए, ये वो बातें हैं जो जमीनी हकायक जानने के बावजूद ये वो लोग हैं जो कहते थे कि हम अडयाला के बाहर 10,000 बंदे को इकट्ठा कर लेंगे। वो 10,000 तो मुनीब साहब इकट्ठा नहीं हुआ। तो फिर इतनी नाकाम रही पीटीआई इस सारे मामले के ऊपर। लोगों का इससे कोई सरोकार नहीं है कि कोई पार्टी जो है वो जलाओ गिराव कर रही है, कोई पार्टी जो है इंतशार फैला रही है। उन्होंने सब देख लिया, वो सब जानते हैं। अब वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं हमें तरक्की मिले, पाकिस्तान का नाम बुलंद हो, अल्हम्दुलिल्लाह जो हो रहा है, और वो चाहते हैं कि इन्हें मौके मिले। तो जो कहा जाता है 68-69% यूथ है, वो पागल है, उनके दिमाग नहीं है कि वो इनके पीछे लग पड़ेंगे। जो अपने सूबे में बुनियादी सहूलियात नहीं दे सक रहे, दूसरा वजीर आला सूबे का चेंज हो गया और उसमें अस्पतालों के हालात आप देख लें, सड़कों के हालात आप देख लें, और दीगर जो
ایجوکیشن کے حالات ہیں وہ دیکھ لیں, ایڈمنسٹریشن کے حالات ہیں وہ دیکھ لیں. مطلب ان کو صرف اور صرف پوری کابینہ کے لوگ وہاں سے چلتے ہیں اڈیالہ کی طرف. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر اسی طرح انہوں نے کوئی کوشش کی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی, تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ آدھی سے زیادہ کابینہ بھی اڈیالہ ہی ہوگی. اچھا, یہ آپ پتہ نہیں حکومت میں رہ کے یہ انہیں تھریٹن کر رہے ہیں یا آپ ریالٹی چیک دے رہے ہیں, بٹ ایدر ویز نہیں, ریالٹی چیک ہے اور تھریٹن نہیں ہے. اگر وہ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیں گے, انتشار پھیلانے کی کوشش کریں گے اور جلاؤ گھراؤ کریں گے, then they'll have to face full force of the law. دیٹس الارمنگ. اچھا پرائز صاحب, ایک بات میں آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی, میرے لیے یہ بڑی تشویشناک بات ہے. سہیل آفریدی صاحب نے کل نام لیے بغیر, اب ظاہری بات ہے جو ان کا ایڈریس ہی تھا وہ پاکستان کی مقتدرہ ہے, انہوں نے بڑی خطرناک بات کہوں گا, ذرا آپ سنیں, اس پہ بھی ریفلیکٹ کیجیے گا, اور جو منسٹر صاحب نے فرمایا اس پہ بھی ذرا پہلے سن لیتے ہیں سہیل آفریدی صاحب کیا فرما رہے تھے. میرا آج ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جنہوں نے عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا ہے, جنہوں نے پاکستان میں جمہوریت کو ختم کر دیا, جنہوں نے پاکستان کا نظام کو لیپس کر دیا, ان کو آج میرا پیغام ہے کہ جو جوش, جو جذبہ, جو جنون میں ان جوانوں میں دیکھ رہا ہوں, ان نوجوانوں میں دیکھ رہا ہوں, یہ اس سسٹم سے تنگ آ چکے ہیں. ان کی آنکھوں میں نفرت ہے, ان کا جوش, جذبہ, جنون اگر ایک دفعہ سڑکوں پر آ گیا تو پھر میرے بس میں بھی نہیں ہے کہ میں ان کو کنٹرول کر سکوں. جناب شفیع جہان صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے, وزیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے. بہت شکریہ شفیع جہان صاحب آپ کا بھی. پرائز صاحب میں ذرا آپ سے اس پہ ضرور اوپینین لینا چاہوں گا. یہ جو انہوں نے کہا کہ لوگ آپ سے, یہ نوجوان ہیں, ان کی آنکھوں میں نفرت ہے اور یہ آپ سے تنگ آ چکے ہیں, آپ نے عمران خان کو ناحق قید کر رکھا ہے, یہ دیز آر ویری بولڈ اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس. یہ معاملات خراب ہوں گے آپ کے نزدیک یا بہتر ہوں گے؟ یہی بات تو محسن نقوی صاحب نے کہی اکنامک سمٹ کے سامنے, جب انہوں نے تقریر کی تو انہوں نے کہا ان کو آپ کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, انہوں نے کہا الٹ پھٹ کر سکتے ہیں. یہ بات تو انہوں نے بھی کی تھی. تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر مثلا روزگار نہیں ہے, مہنگائی ہے, اپرچونٹیز جو ہیں وہ کم ہیں, لوگ 30-40 لاکھ روپے دے کر وہ کہاں جاتے ہیں, ان میں سے آدھے تو مر جاتے ہیں بیچارے میڈیٹرینین میں, کوئی اٹلی کے ساحل پہ, کوئی لیبیا کے ساحل پہ, کوئی گریس کے ساحل پہ. لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ, پاکستان چل تو رہا ہے. اگر پاکستان نے رکنا ہوتا تو 2014 کو رک گیا ہوتا, پاکستان نے رکنا ہوتا تو 2018 کو رک گیا ہوتا, پاکستان نے رکنا ہوتا تو اپریل 2022 میں رک جاتا, پاکستان نے رکنا ہوتا تو فیبروری 2024 میں رک جاتا. پاکستان چل رہا ہے. یہ پرابلم جو اب کی یوتھ دیکھ رہی ہے, یہ کوئی 90 سے یہ پرابلم ہے, کیونکہ مسلسل ہم انسٹیبلٹی میں چل رہے ہیں. یعنی اگر جنرل پرویز مشرف کے 5-6 سال تھے تو مسلسل وار آن ٹیرر تھی, کیا سیکیورٹی پرابلمز رہیں, لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان چلتا رہا. پھر علی امین خان بھی تو لے کے آئے تھے نا. علی جو ہے وہ ابھی یہ 1/3 کہہ رہے ہیں, میں کہتا ہوں 20 لاکھ کے 20, کیا وہ پھر بنگلہ دیش والی تبدیلی ہوگی کہ حسینہ واجد جو ہے ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے چلی جائیں گی, کیونکہ حسینہ واجد نے تو وہاں پر اتنے سال جو کچھ کیا وہ تو نفرت تھی نا لوگوں میں. لیکن یہاں ذک ذیک میں چلتا رہا معاملہ. جو حالات ہیں ہمارے اندر کے بھی جو آپ نے گنوا دیے, اور ہمارے ارد گرد بھی تو حالات ویسے ہی ہیں نا. پیچھے جنگ خود ہم نے لڑی, فروری سے ہم جو ہے اپنے بارڈر پہ جنگ دے, اور اس میں یہ نہیں ہے کہ ایران اور امریکہ لڑ رہے ہیں, مڈل ایسٹ میں جو پاکستانی ہیں وہ بھی ایکولی افیکٹ ہوئے, پاکستان کی اکانومی افیکٹ ہوئی ہے, پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ پیٹرول. بٹ یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا ہمیں پتہ نہیں کیوں نظر نہیں آ رہا. شفیع جہان صاحب ایک بات ہے, آئی ایم گریٹفل آپ, کیونکہ یو ہیڈ اے ویری بزی ڈے, آپ نے پھر بھی ہمیں وقت دیا. مجھے صرف یہ بتائیں کہ حکومت, ہمارے ساتھ عقیل ملک صاحب ہیں, وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں اور وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ فگر دیتے ہیں, کبھی نہیں 5,30,000 لوگ رجسٹر ہو گئے اور 20 لاکھ کو لوگ آ جائیں گے, یہ خالی پھوکے دعوے ہیں. لوگ آپ کے ساتھ ریالٹی چیک یہی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں جڑ رہے, اور اگر آپ ایک دفعہ پھر ہلا بولیں گے تو آپ کو فل فورس آف لا کا سامنا کرنا پڑے گا. سب سے پہلے منیب صاحب آپ کا شکریہ. دیکھیں, جہاں تک بیرسٹر صاحب کی بات ہے تو 45 دن رہ گئے ہیں, 45 دن بعد تمام تر چیزیں واضح ہو جائیں گی. ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم 20 لاکھ لوگ کیسے لے کے کیا آپ نے کل خیبر کے مناظر نہیں دیکھے؟
मुनीब साहब, मैं ये आपको हल्फन कह रहा हूँ कि जो जोश और जो जुनून इस वक्त हम लोगों की आंखों में देख रहे हैं, जी ये जोश और जुनून पहले हमने कभी नहीं देखा। ठीक। जो 5 अगस्त पे लोगों का एक जोश था, जो जुनून था, जो कल खैबर में था, अब हम बनू जा रहे हैं। फिर उसके बाद हमने मालाकंड का रुख करना है, उसके बाद दीगर हमने शहरों का रुख करना है, फिर पंजाब का रुख करना है, सिंध का रुख करना है, बलूचिस्तान जाना है। आपको हम ये दिखाएंगे कि 20 लाख लोग कैसे निकाले जाते हैं और इस्लामाबाद की तरफ कैसे बढ़ा जाता है। लेकिन मुनीब साहब, बात बड़ी वाज़ेह है कि आज भी हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। अभी भी हम रास्ते में हैं, हम अडियाला से वापसी कर रहे हैं। आज वो हुक्मनामे भी अफरीदी साहब ने मीडिया को दिखाए हैं कि ये वो जजेस के हुक्मनामे हैं जो रद्दी की टोकरी में फेंक दिए जाते हैं। ये कहते हैं ना कि मुलाकात करना हमारा काम नहीं है, आप अदालत जाए, अदालत क्या कमाता आप मानते नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अदालत लगाती नहीं है। हमारी तो सुनवाई किसी जगह नहीं हो रही, और हम एहतजाज क्यों कर रहे हैं, प्रोटेस्ट क्यों किया जाता है कि जब आपकी सुनवाई नहीं होती। अब जब सुनवाई भी नहीं हो रही, मुलाकात भी नहीं हो रही, बातचीत को मौका दिया तब भी बात नहीं बनी। हमने हर ऑप्शन ट्राई कर लिया मुनीब साहब, आखिरी रास्ता एहतजाज का रहता है। और मैं आपको ये हल्फन कह रहा हूं कि ये जो जोश और जुनून है जो हम देख रहे हैं, ये इनको बहा के ले जाएगा। अच्छा। हम इस दफा कुछ डिफरेंट करेंगे, ये मैं आपको बताता चलूं। हम अच्छा। एक जगह से खैबर पख्तूनख्वा से तो हमने बढ़ना ही बढ़ना इस्लामाबाद की तरफ है, हम बाकी लोगों को नहीं बुलाएंगे इस्लामाबाद। अच्छा। इस्लाम बाकी 5-6 जगहों पे मुल्क के आपको ये चीज लॉन्ग मार्च टाइप हुई चीज आपको 5-6 जगहों पे देखनी पड़ेगी। ये कहते हैं कि हम आपको फुल फोर्स से रोकेंगे, हम कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहे। हाँ, आईन आप मानते नहीं है, कानून आप मानते नहीं है, अदालत आप मानते नहीं है, वो एक अलग कहानी है। शफी हम साहब, पुरअमन ये तरीके से आगे इनकलाब ला बढ़ेंगे। रहे हैं सर। शफी साहब, ये आप इनकलाब ला रहे हैं या सिर्फ दबाव डाल रहे हैं रसाई तक भी, खान साहब से मुलाकात हो जाए और मुलाकात हो जाएगी तो आप वापस चले जाएंगे, मतलब यही अल्टीमेट है सर? देखिए, पहली अल्टीमेट गोल रिहाई है। अच्छा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह कि इस निजाम से लोग तंग आ चुके हैं। आम पाकिस्तानी का बेड़ा गर्क हो गया, गुर्बत आपके सामने है, महंगाई आपके सामने है, बेरोजगारी आपके सामने है। अब इस मुल्क का नौजवान समझ बैठा है कि इस निजाम को जब तक ना चेंज किया जाए बात आगे नहीं बढ़ेगी। आप देख लें कि नौजवान ही हमारे साथ होंगे, हमारा फोकस ही नौजवान है। 1 सितंबर से यूनिवर्सिटी खुलेगी, हमने सेमिनार्स करवाने हैं, हमने नौजवानों को मोबिलाइज करना है। और कल के मनाजिर आपने देखे होंगे कि जिस तरीके से अवामी मकबूलियत सोहेल आफरीदी की है, अब वो आपके सामने है। अच्छा तो जी। 45 दिन की बात है, ज्यादा दिन तो रहते ही नहीं है, 45 दिन की बात अच्छा, है। ठीक। हमने 45 दिन में हमने 45 दिन में हर जगह जाना है, हर जगह मोबिलाइजेशन करनी है। 45 दिन बाद हमने इस्लामाबाद की तरफ बढ़ना है। हम कानून और आईन के दायरे के अंदर रह के पुरअमन रहेंगे। ये गोली भी मारेंगे, ये नहीं, शेल भी भाईजान, मारेंगे, ये गिरफ्तारी भी करेंगे। भाईजान शफी साहब, आपने कहा कि अल्टीमेट गोल रिहाई है, पर अभी तो ये रसाई के लिए, मतलब अगर लेट से आप आते हैं या आप ये सब पॉम्प एंड शो शुरू करते हैं और उस दौरान मुलाकात हो, रसाई हो जाती है, तो फिर आप उसे खत्म करेंगे? क्योंकि इस बार आपने कहा हमारा गोल, क्या फिर आप उसको खत्म कर देंगे या आप दबाव बढ़ाते रहेंगे कि आप रिहाई भी कराएं? नहीं, बात बड़ी वाजे है कि इस लॉन्ग मार्च को अगर कोई रोक सकता है वो इमरान खान है। अच्छा जी। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है। मुलाकात होती है अफरीदी साहब की इमरान खान साहब से। ठीक है। इमरान खान साहब कहते हैं कि आपने 27 की जगह 20 को आना है, ठीक हम है। 20 को आएंगे। ठीक है। खान साहब कहते हैं आप 20 अक्टूबर को आए, हम 20 अक्टूबर को आएंगे। वो कहते हैं ना आए, हम नहीं आएंगे।